अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इस लेक्चर के अंदर हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर एनसेड्स का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एनसेड्स होती क्या है, एनसेड्स किस तरह से किस टाइप के इफेक्ट शो करती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और एनसेड्स कौन से टारगेट पे काम करती हैं, और वो जो टारगेट पे जहाँ वो काम करती हैं उसका अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं उस टारगेट की, और किस तरह से एनसेड्स जो है वो उस टारगेट पे बाइंड करती हैं और किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो स्टार्ट लेते हैं बेसिकली पहली स्लाइड से, दैट इज द इंट्रोडक्शन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर एनसेड्स, बेसिकली ये वो मेडिकेशंस की क्लास हैं जो हमारे पास पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर को सबसाइड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। और नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स, अगर आप दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर मल्टीपल डॉक्टर्स, मतलब आप 70 to 80 या 90% भी डॉक्टर्स जो हैं बेसिकली वो आपके पास जर्नली ये मेडिसिन जो है वो लिख रहे होते हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसके अलावा ओटीसी मेडिकेशंस के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। बेसिकली ये पेन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो बेसिकली ये एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं। ये माइल्ड टू मॉडरेट सिवियरिटी का जो पेन होता है बेसिकली उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ये जो मेडिकेशंस हैं एनसेड्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास इनका जो इफेक्ट आता है, ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज द साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। इसका फंक्शन और इसकी बाकी सारी डिटेलिंग हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर कर जो है वो अपना फंक्शन जो है वो बेसिकली परफॉर्म करेगी। दैट एंजाइम द साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अभी एंजाइम है क्या, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केट में एक और पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेडिकेशन मौजूद है जो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एनसेड्स की तरह नहीं होता। वो जेनेटिक लेवल पे जाकर जो है वो एक स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उनको जाके जो है वो बेसिकली इनहिबिट करके अपना काम कर रही होती हैं। तो वो ड्रग्स जो है वो बेसिकली कहलाती हैं स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, जिसमें आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ रहे होते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन पर्टिकुलर ड्रग्स का नाम जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि जो आपके पास मार्केट में कुछ ऐसी ड्रग्स भी थी जो इन्फ्लेमेशन को जो है वो बेसिकली सबसाइड कर रही थी, लेकिन वो किसी और मैकेनिज्म से कर रही थी और वो स्टेरॉयडल इन नेचर थी। इस वजह से उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इन ड्रग्स को जो है वो बेसिकली आपके पास क्या किया गया, सेपरेट किया गया। और ये ड्रग्स जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। सही है। तो ये यहाँ पर आके जो है वो हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा। अब हम आगे जो है वो चलते हैं। इसके इसके अलावा हमारे पास जो है वो, क्योंकि हमने बात की कि एनसेड जो है वो पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी अदर क्लास ऑफ मेडिकेशंस भी हैं जो कि पेन को सबसाइड करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिसऑर्डर्स। डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके पास जो है वो पेन हो सकता है। इसमें आपके पास जो है वो दूसरी ड्रग्स भी इस्तेमाल होती है। अभी मैंने आपको बताया स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी यूज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिमार्ड्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली ये र्यूमेटिज्म के जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें भी पेशेंट को पेन होता है, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होती हैं वो कंडीशंस, तो उसमें भी ये ड्रग्स जो है वो बेसिकली डिमार्ड्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं। और कुछ एनसेड्स भी जो है वो बेसिकली र्यूमेटिज के केस में इस्तेमाल होती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो खैर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ एनसेड्स ही अलोन क्लास मौजूद नहीं है, इसके अलावा और भी डिफरेंट मेडिकेशंस की क्लासेस मौजूद हैं जो आपके पास जो है वो पेन को सबसाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है रिलेटेड टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स, जिसमें आपके पास स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, जिसमें हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करी, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ये सब यूज होती हैं। उनके अलग इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे डेक्सामेथासोन को कोविड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा था। सिवियर साइटोकाइन जो आपके पास रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास साइटोकाइन्स का बर्स्ट हो जाता है जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए डेक्सामेथासोन जो है वो यूज की गई थी। इसके अलावा डिमार्ड्स जो है वो रूमेटिज के केस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
और नंबर ऑफ जो आपके पास कैंसर्स की कंडीशंस होती हैं उनमें जो आपके पास इन्फ्लामेशन और पेन वगैरह इन्वॉल्व होता है उसमें भी ये इस्तेमाल की जाती हैं। और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स तो आपके पास जो है वो क्रॉनिक पेन की मैनेजमेंट के लिए, जो कैंसर के पेशेंट्स या किसी भी क्रॉनिक डिजीज से रिलेटेड जो पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए या मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारी जो क्लासेस हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो बेसिकली आपके पास पेन, इन्फ्लेमेशन और उससे रिलेटेड कंडीशंस को सबसाइड करने के लिए इस्तेमाल तो की जानी है, लेकिन इनकी केमिस्ट्री में, इनकी जो है वो बेसिकली फंक्शनिंग में, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, इनके टारगेट में जो है वो कहीं ना कहीं आपको फर्क मिलेगा और बहुत ज़्यादा मेजर फर्क मिलेगा, जिसकी वजह से ये डिफरेंट क्लासेस के तौर पर जो है वो रिकॉग्नाइज हुई। तो यहाँ पे आके हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास हमने बात की कि अब एनसिड्स, हमने बात की कि पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। तो जो ड्रग्स पेन को रिड्यूस करेंगी, पेन को सबसाइड करेंगी, उनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं, सही है। अब एनाल्जेसिक्स किस तरह से काम करती हैं, तो उसको मतलब किस तरह से एनसिड एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो उसको समझने से पहले हमें जो है वो ये बात समझनी पड़ेगी कि किस तरह से बॉडी के अंदर पेन जो है वो, हमें पता चलता है कि पेन की फिजियोलॉजी क्या है, पेन किस तरह से रिकॉग्नाइज होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेकंड हमने बात की कि एनसेड्स जो है वो बेसिकली आपके पास फीवर को भी रिड्यूस करती हैं। जिस जिस जब जो चीज फीवर को रिड्यूस करेगी उसको मेडिकल की जबान के अंदर हम एंटी पायरेटिक कहेंगे, क्योंकि फीवर के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है मेडिसिन के अंदर, डेट इज नोन एज द पायरेक्सिया। तो जो ड्रग्स जो है वो फीवर को सबसाइड या रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी तो वो एंटी पायरेटिक कहलाएंगी। उससे पहले हमें पायरेक्सिया की पैथोफिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा कि फीवर किस तरह से होता है। जो एनसेड्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, तो जो ड्रग्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं तो वो एंटी इंफ्लेमेटरी कहलाती हैं। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे सारे इफेक्ट्स जो है वो लिस्ट डाउन किए हुए हैं, तो ये इफेक्ट्स जो है वो एनसेड्स की क्लास के अंदर जो डिफरेंट एजेंट्स या डिफरेंट ड्रग्स हैं उनके अंदर ये इफेक्ट्स जो है वो वेरिएट करते हैं। कुछ एनसेड्स आपको जो है वो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी तीनों इफेक्ट्स दे रही होंगी। कुछ एनसेड सिर्फ अच्छा एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रही होंगी, एंटीपायरेटिक इफेक्ट उनका अच्छा होगा, लेकिन पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, और उसके एडिशनल इफेक्ट भी है कि वो इन तीनों इफेक्ट के साथ साथ दूसरे इफेक्ट्स भी जो है वो दे रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि एनसेड की क्लास में इफेक्ट्स के अंदर वेरिएशन आपको मिलेगी, कि कुछ ड्रग्स, कुछ क्लासेस ऑफ एनसेड्स के अंदर जो ड्रग्स मौजूद है वो सिर्फ एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। जैसे आपके पास एनिलीन डेरिवेटिव्स जिसमें एसिटामिनोफेन आती है, जो आपके पास एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक अच्छा इफेक्ट शो करेगी, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी वो पुअर शो करेगी। क्यों? क्योंकि वो हम आगे अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा आपके पास जो पायराजोलिन डेरिवेटिव्स हैं, जो सबसे लास्ट क्लास हम जिसका एसएआर डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में जाकर, तो वो भी आपके पास एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक इफेक्ट अच्छा शो करती है, बनिस्बत इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट उनका इतना अच्छा नहीं होता। इसके अलावा कुछ ऐसी एनसेड्स भी आपको नजर आएंगी जो कि एडिशनल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एंटी प्लेटिलेट इफेक्ट। इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल जो एनसेड्स में से हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एस्प्रिन। एस्प्रिन बेसिकली एक वाहिद जो है वो इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। अभी इतनी बड़ी टर्म मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली शुरू में, ये हम आगे जाके इसको बताएंगे कि इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप सीबीसी टर्म सुन लीजिए कि एस्प्रिन एक वाहिद एक्सेप्शन है एनसेड के अंदर, जो कि आपके पास मल्टीपल इफेक्ट्स आपको जो है वो शो करती है, जिसमें आपके पास जो है वो एनर्जेसिक इफेक्ट भी एस्प्रिन शो करती है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी शो करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करती है, एंटी प्लेटिलेट इफेक्ट भी शो करती है। और एस्प्रिन को हम यूज करते हैं आर्ट्रियोसिस इफेक्ट्स के लिए भी बेसिकली एस्प्रिन को यूज किया जाता है, जिसमें आपके पास एस्प्रिन जो है वो पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस की क्लोजर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जो प्री टर्म बर्थ होती है, जो बेबीज होते हैं उनके अंदर एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, जिसमें आपके पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। तो उसमें बेसिकली आपके पास सबसे ज्यादा रोल वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो बीमारी होती है बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। तो उस केस में हम जो है वो एनसेड के क्लास से एस्प्रिन या इंडोमिथासिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि हम पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस की क्लोजर करवा सकें और बेबी के अंदर जो कंडीशन डेवलप हुई है उसको सबसाइड कर सकें। तो एस्प्रिन इस चीज के लिए भी इस्तेमाल होती है, सही है। इसके अलावा आपको इसके अंदर, इस क्लास ऑफ मेडिकेशंस के अंदर आपके पास जो है वो और भी दवाएं आपको मिलेंगी, जो कि आपके पास जो है वो एंटी गाउट के तौर पर भी इस्तेमाल की जा रही होंगी। किस तरह से वो यूरिक एसिड की
एक्सक्रीशन को बढ़ाकर जो है वो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के लेवल्स को कम कर रही होंगी। और जब कोई भी मेडिकेशन यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है तो वो यूरिक्रोसिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको वो इस क्लास में वो मेडिकेशंस भी नजर आएंगी जो कि यूरिक्रोसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, जिसमें आपके पास जो है वो क्या कहते हैं पायराजोलिन डेरिवेटिव्स जो हम पढ़ेंगे, फिनाइल ब्यूटाजोन आपको नजर आएगी, डाइफ्लूमेसिल नजर आएगी, जो कि एंटी रोमेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि रोमेटिज्म के अंदर भी आपके पास कॉक्स एंजाइम की ओवर एक्सप्रेशन जो है वो नजर आती है। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्या कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोमेटिक की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। तो उस केस में भी ये मेडिकेशन अपना रोल प्ले करती है और एंटी रोमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अब न्यू रिसर्च से ये बात भी पता चली है कि कुछ केसेस के अंदर, जैसे कोरोलेक्टल कैंसर के अंदर बेसिकली कॉक्स टू एंजाइम जो है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। और इसकी ओवर एक्सप्रेशन की वजह से कुछ ऐसे मीडिएटर्स बनते हैं जो कि ट्यूमरोजेनेसिस को फेवर करते हैं, मतलब ट्यूमर की डेवलपमेंट के अंदर फेवर कर रहे होते हैं। तो उस केस में भी वहां पर उन्होंने ट्रायल करके देखा कि जब हमने एनसेड्स जो है वो एडमिनिस्टर की, तो एनसेड्स ने उस कॉक्स टू की जो सिलेक्टिव एनसेड्स जब हमने एडमिनिस्टर की, तो उन्होंने कॉक्स टू की ओवर एक्सप्रेशन को जो है वो रिड्यूस किया। और इस तरह से एक नया इफेक्ट हमें एनसिड्स का मिला कि एनसिड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्यूमरोजेनेसिस की इनिबिशन के लिए कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर। तो ये सारे इफेक्ट्स मैंने आपको बताया कि ये सारे इफेक्ट्स, कुछ ऐसी दवाएं होंगी जिसमें बहुत सारे इफेक्ट्स एक साथ आपको मिलेंगे, कुछ ऐसी दवाएं होंगी जिसमें एक दो इफेक्ट्स मिलेंगे, और कुछ ऐसी दवाएं होंगी जिसमें मल्टीपल इफेक्ट्स आपको जो है वो मिलेंगे। तो ये सारे इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, उनको वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से ये डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स जो वो प्रोड्यूस करती है। अब मैंने आपको बताया कि एनसिड जो है वो एंटी एनसेड जो है वो बेसिकली एनर्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एनर्जेसिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो पेन को रिड्यूस करती है। अब कोई भी दवा जब पेन को रिड्यूस करिए तो वो हमें पता होना चाहिए कि पेन होता किस तरह से है, सही है। बेसिकली पेन आपके पास बॉडी का अपना एक कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव मैकेनिज्म होता है। और बेसिकली पेन इसलिए होता है ताकि बॉडी जो है वो आपको एक अलर्ट दे, एक सिग्नल दे कि अब कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोई मसला है, और कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है। तो पेन इसलिए होना भी जो है वो जरूरी है, सही है। और समटाइम्स पेन फिर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें एक मेडिकल अप्रोच करनी पड़ती है, हमें जो है वो मेडिकल अटेंडेंट के पास जाना पड़ता है, और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास उसको जो है वो सबसाइड करना होता है, सही है। वो मेडिकेशन लिख के देता है और पेन फिर जो है वो सबसाइड हो जाता है, सही है। अच्छा, अब पेन होता किस तरह से है? बेसिकली पेन को सेंस करने के लिए, पेन को सेंस करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं नॉस्नियोसेप्टर्स। बेसिकली ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास स्टिमुलस से, जो आपके पास स्टिमुलस आके जब एक्ट करता है, तो वहां से जो बेसिकली आपके पास सिग्नल डेवलप होता है, वो तो वो सिग्नल को जो है वो बेसिकली आपके पास उस स्टिमुलस की बेसिकली ये डिटेक्शन करते हैं नोस्नियोसेप्टर्स, और फिर डिटेक्ट करने के बाद उसे जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके, ट्रांसड्यूस करके उसको जो है वो ट्रांसमिट कर देते हैं। बेसिकली इसकी ट्रांसमिशन करते हैं उन सिग्नल्स की सीएनएस में, और फिर सीएनएस उनको प्रोसेस करके इंटरप्रेट करके पेन की सेंसेशन हमारे पास जो है वो करवा रहा होता है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर, सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर, सिग्नल ट्रांसमिशन के अंदर, और जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो स्टिमुलस के डिटेक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स या आप कह लें मीडिएटर्स जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि पेन की सेंसेशन के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। जिसमें हमारे पास जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, सब्सटेंस पी है, ग्लूटामेट है, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, एंडोकैनाबिनॉइड्स है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और ब्रेडिकाइनिन है। तो ये सारे आपके पास मीडिएटर्स जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं पेन पाथवे के अंदर, जिनका अपना अपना रोल है। कुछ के रोल्स हम अभी आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये जो मैंने बात की कि स्टिमुलस आया, स्टिमुलस की डिटेक्शन हुई नॉस्नियोसेप्टर में, फिर नॉस्नियोसेप्टर ने उसको जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया, और फिर ट्रांसडक्शन हो गई सिग्नल की, फिर कंडक्शन हुई, और फिर ट्रांसमिशन हुई सीएनएस के एरिया के अंदर, और सीएनएस ने उसको इंटरप्रेट करके पेन की सेंसेशन करवाई। तो वो जो पूरा पाथवे यहाँ पे आपको जो है वो दिख रहा है, वो जो मैंने वर्डिंग्स बोली उसका पूरा पाथवे आपको जो है वो यहाँ पे इलस्ट्रेट जो है वो मैंने किया हुआ है। अब होता किस तरह से है, कोई भी टिश्यू इंजरी हुई या कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी हिटिंग हुई फॉर सपोज आपकी एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर, या कोई भी अंदर से इन्फ्लेमेशन डेवलप हुई, या कोई भी जो है वो इंजरी हुई अंदर से, तो बॉडी उसको एज अ स्टिमुलस के तौर पे लेगी। अब वो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है, सही है। इंटरनल जैसे टिश्यू इंजरी हो गई, या आपके पास बाहर से किसी ने आपको हिट किया, XYZ जो भी हो गया, तो वो टिश्यू इंजरी से बेसिकली आपके पास
इन्फ्लेमेशन हुई और बेसिकली आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास यहाँ पर जो है वो एक स्टिमुलस जो है वो जनरेट हुआ। अब उस स्टिमुलस के नतीजे में बेसिकली डिफरेंट केमिकल्स ने जो है वो रिएक्ट किया, जिसमें आपके पास एक मेन केमिकल जो है वो बेसिकली इस पेन पाथवे में इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज द ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, बेसिकली ये जो नॉस्नियोसेप्टर्स होते हैं इनकी सेंसिटिविटी को जो है वो बेसिकली स्टिमुलस से इंक्रीज कर देता है, यानी कि ये पेन स्टिमुलस को जो है वो रिसीव करने के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, कि हल्का सा भी बेसिकली आपके पास इंजरी होगी, हल्का सा भी हीटिंग होगी, तो ये जो है वो पेन इनको जो है वो बेसिकली एकदम से सिग्नल को जो है वो आगे भेज देंगे। होता क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक स्टिमुलस की जो है वो एक वैल्यू सेट होती है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। अगर जो है वो स्टिमुलस उस पर्टिकुलर वैल्यू तक रीच करता है, जिसे हम कहते हैं पेन थ्रेशोल्ड, तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमें पेन सेंस होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, नॉस्टियोसेप्टर्स की पेन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा देता है और पेन थ्रेशोल्ड की वैल्यू को कम करवा देता है। जब पेन थ्रेशोल्ड की वैल्यू को कम हो जाती है तो होता क्या है कि कम इंटेंसिटी के स्टिमुलस के ऊपर भी जो है वो पेन इन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है और पेन की जो है वो सेंसेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास हो जाती है। अब होता क्या है, बेसिकली ये ब्रेडिकाइनिन जो होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन हमारे पास जो है वो पेन की जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास सेंसेशंस को जो है वो इंक्रीज कर देता है। नॉस्नियोसेप्टर से जो है वो बेसिकली आपके पास पेन थ्रेशोल्ड को जो है वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है और जो है वो पेन इन सेंसेशन को जो है वो बढ़ा देती है। जब पेन सेंसेशन बढ़ती है तो फिर आपके पास क्या होता है, कम इंटेंसिटी के स्टिमुलस से भी जो है वो पेन जो है वो हमें फील होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, बेसिकली आपके पास पेन सेंसेशन जब बेसिकली आपके पास जब इंक्रीज होती है तो होता है क्या है, आपके पास ऐसे नॉस्नियोसेप्टर जो है वो इस पेन इम्पल्स पेन स्टिमुलस को जो है वो बेसिकली रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। और फिर उस सिग्नल की जो है वो बेसिकली कंडक्शन होती है और ये सिग्नल जो है वो बेसिकली डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ जो आपके पास डिसेंडिंग जो आपके पास असेंडिंग इंग बेसिकली आपके पास न्यूरॉन है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जाके जो है वो बेसिकली आपके पास सेकंड एंड डिग्री न्यूरॉन के साथ जाके साइनेप्स करता है और इस तरह से ये इम्पल्स जो है वो फिर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाती है। और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो आपके पास ऐसे सेकंड डिग्री न्यूरॉन जो है वो बेसिकली इससे साइनेप्स करती है और साइनेप्स करने के बाद क्या होता है कि ये जो है वो बेसिकली इसको अपोजिट साइड्स के थ्रू अपोजिट साइड जो है वो बेसिकली इस इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देता है अपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे। और फिर ये जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो दो ट्रैक जो है वो फॉलो कर सकती है, एक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक फॉलो कर सकती है और एक डिफरेंट टाइप का जो है वो बेसिकली ट्रैक जो है वो फॉलो कर सकती है। इस ट्रैक से जो है वो बेसिकली आपके पास इम्पल्स पहुंचती हुई जो है वो बेसिकली आपके पास ऐसे थैलेमस पे जाती है। थैलेमस उस इम्पल्स को रिलाई करता है और रिलाई करने के बाद उसको जो है वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स की तरफ डायरेक्ट कर देता है। और हमने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स के अंदर एक सोमेटो सेंसरी रीजन होता है और वहां पर हर सोमेटो सेंसरी रीजन का जो पार्ट होता है वो हर एक स्पेसिफिक एक पार्ट ऑफ द बॉडी से जो है वो रिलेट करते हैं। अब जहां पर ये थैलेमस जो है वो बेसिकली सोमेटो सेंसरी पाथवे के जिस रीजन में जो है वो उस पर्टिकुलर इम्पल्स को जो है वो भेजेगा, वहीं पर ही जो है वो कॉर्टेक्स क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पेन की जो है वो सेंसेशन को या परसेप्शन को जो है वो फॉलो करेगा। फॉर सपोज यहाँ का जो आपके पास रीजन है वो फेस के एरिया को जो है वो कवर करता है, सही है। तो जब यहाँ पर थैलेमस से होती हुई जो है वो क्या कहते हैं इम्पल्स कॉर्टेक्स के उस एरिया पे पहुंचेगी, तो वो जो एरिया होगा वो फेस को सिग्नल करेगा और फेस पे हमारे पास जो है वो पेन की जो है वो परसेप्शन हमें होने लगेगी कि हमारे फेस में दर्द हमें जो है वो महसूस होने लगेगा। तो इस तरह से बेसिकली एक पेन का पाथवे जो है वो बेसिकली फॉलो होता है और इस पूरे पाथवे के अंदर आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्वॉल्व होते हैं, सेरोटोनिन इन्वॉल्व होता है, एसिटाइल कोलिन इन्वॉल्व होता है, सब्सटेंस पी भी जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है। अब होता क्या है, बेसिकली जब आपके पास पेन की सेंसेशन जो है वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपके पास आपको मिल जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो बेसिकली एक और पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग इनिबिटरी पाथवे। अब हमेशा तो आपको पेन की सेंसेशन लगातार तो नहीं रहेगी ना, बॉडी उससे रिएक्ट भी करेगी, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो अब होता क्या है, बेसिकली डिसेंडिंग इंग जो आपके पास इनिबिटरी पाथवे होती है क्या करती है, ब्रेन से सिग्नल जाता है और ब्रेन जो है वो बेसिकली सिग्नल देने के बाद जो है वो
डिसेंडिंग पाथवे जो है वो ब्रेन से जो न्यूरॉन होता है बेसिकली वो डिसेंड करता हुआ इस सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की तरफ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और वहां जाके बेसिकली एक मेन मीडिएटर सब्सटेंस पी जो है वो बेसिकली रिलीज होता है। यहाँ पे सब्सटेंस पी जो है वो बेसिकली मेन मीडिएटर है, जो कि आपके पास जो है वो पेन की इम्पल्स को आगे पहुंचाने में मदद करता है। अब क्या होता है, जो ये न्यूरॉन है बेसिकली क्या करता है, ये जो ब्रेन जब जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे सिग्नल देता है कि भैया पेन की इम्पल्सेस को कम करो, अब थोड़ा पेशेंट को जो है वो राहत मिले। बॉडी का अपना डिफेंस जो है वो सिस्टम या फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है वो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करता है। तो होता है क्या है, बेसिकली डिसेंडिंग न्यूरॉन जो है वो बेसिकली इस रीजन पे जाकर जो है वो क्या करता है, एंडोर्फिन्स जो है वो बेसिकली रिलीज करवाता है। एंडोर्फिन्स में बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, ये इनकैफ्लिन्स होते हैं जो कि बॉडी के अपने जो है वो पेन रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये एंडोर्फिन्स क्या करते हैं, ये जो है वो बेसिकली सब्सटेंस पी की रिलीज को बंद करवा देते हैं, और जो है वो इस तरह से पेन की इम्पल्स जो है वो सबसाइड हो जाती है। तो ये पूरा हमारा पेन पाथवे था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कहने का मकसद ये है कि इसमें आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है पेन पाथवे के अंदर। तो ये तो हमने जो है वो बेसिकली पेन पाथवे की यहाँ पे बात की थी। अब पेन पाथवे के बाद जो है वो अ, अब किस तरह से जो है वो एनसेड्स जो है वो अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करती हैं। एनसेड्स जो है वो बेसिकली आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाकर अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए आपके पास एक मेजर एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करवाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्योंकि मेन आपके पास मीडिएटर्स होते हैं बेसिकली जो कि इन्फ्लामेशन और पेन की सेंसेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो जब एस्प्रिन या कोई भी एनसेड साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम कर देती है, और इस तरह से जो है वो पेन की जो है वो रिडक्शन होना जो है वो शुरू हो जाती है। सही है। इसके बाद हमारे पास पेन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है बेसिकली वो आता है एंटीपायरेटिक इफेक्ट। एंटीपायरेटिक इफेक्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से आपके पास जो है वो फीवर जो है वो हो रहा होता है। सही है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर बेसिकली एक हाइपोथैलेमस के अंदर बेसिक हाइपोथैलेमस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आपके पास बिलो द थैलेमस होता है, जो कि आपके पास जो है वो क्या करता है, वो उसके अंदर बेसिकली आपके पास एक जो है वो पॉइंट होता है जो कि आपके पास जो है वो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी के तौर पे जो है वो एक्ट करता है। वो क्या करता है हाइपोथैलेमस, वो जो है वो बॉडी के कोर टेम्परेचर को जो है वो बेसिकली रेगुलेट कर रहा होता है। जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट, उसको जो है वो बेसिकली मेंटेन करने के काम जो है वो बेसिकली किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। सही है। अब होता क्या है बेसिकली, जो हमारा फीवर या फिर पायरेक्सिया की जो कंडीशन डेवलप होती है वो किस तरह से डेवलप होती है, वो जो है वो बेसिकली जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई नॉन इन्फेक्शियस स्टेट भी होती है। जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो, कोई और रीजंस की वजह से भी बेसिकली आपके पास फीवर जो है वो बेसिकली जो इन्फेक्शन या नॉन इन्फेक्शन स्टेट के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है वो फीवर की फॉर्म में जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। फीवर बेसिकली आपके पास एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है टू द स्टिमुलस। अब हुआ क्या, बॉडी के अंदर कोई भी आपके पास पैथोजन एंटर हुआ, उसने जो है वो क्या किया, उसने जाके जो है वो ऐसे साइटोकाइंस जो है वो रिलीज करवाए। साइटोकाइंस क्या होते हैं बेसिकली, वो जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। सही है। उसमें से आपके पास जो है वो बॉडी में जब वो एंटर हुआ पैथोजन, उसने जो है वो बेसिकली ऐसे साइटोकाइंस जो है वो बेसिकली रिलीज करवाए जिनके अंदर पोटेंशियल था कि वो जो है वो क्या कहते हैं आपके पास ऐसे क्या करवा सके, फीवर इंड्यूस करवा सके। और मोस्टली वो पैथोजेंस जो कि आपके पास बेसिकली पायरोजेंस होते हैं। सही है। वो जो है वो फीवर को जो है वो इंड्यूस करवाने में उनका सबसे बड़ा जो है वो हाथ होता है। सही है। वो क्या करते हैं, इंटरल्यूकिंग 1 इंटरल्यूकिंग 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की रिलीज को जो है वो इंड्यूस करवाते हैं। जब बॉडी में पैथोजन आया या पैरोजन आया, उससे मैक्रोफेजेस ने लड़ाई की। मैक्रोफेजेस उनकी लड़ाई के अंदर जो है वो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो बेसिकली रिलीज हुए, और इनकी रिलीज होने साइटोकाइन रिलीज हुए, और ये साइटोकाइन जो है वो ट्रेवल करते हुए ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो ब्रेन में गए, और ब्रेन में जाके हाइपोथैलेमस के अंदर इन्होंने जो है वो PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस करवा दी,
कौन से एरिया में? प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये प्री ऑप्टिक एरिया जो हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद है, यही जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या है, हुआ क्या, साइटोकाइंस ने पीजीई2 बनवाया, पीजीई2 ने क्या किया, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाके जो है वो चेंजेस प्रोड्यूस कर दी, जिसकी वजह से हमारा जो थर्मो स्टेट जो हमारे पास थर्मोस्टेट ने जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेट किया हुआ था, अब वो जो है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो गया, और उसकी वजह से जो वो टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज होना शुरू हुआ, और इसके नतीजे में हमें फीवर जो है वो फील होना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो फीवर की पैथोफिजियोलॉजी। तो मैंने ये बताया कि आपके पास कोई भी कंडीशन हो, जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शियस हो या नॉन इन्फेक्शियस हो। जैसे आपके पास बॉडी के अंदर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन डेवलप हो गई, या कोई इन्फ्लेमेशन है, या कोई मेलिग्नेंसी की कंडीशन है, इसके अलावा आपके पास कोई इन्फेक्शन हुआ, पर्टिकुलरली इन्फेक्शन उन और क्या कहते हैं आपके पास पैथोजन से जो कि पायरोजेनिक इन नेचर होते हैं, सही है। हुआ क्या, वो जो पर्टिकुलर आपके पास पायरोजेनिक बैक्टीरिया था वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इम्यून सिस्टम्स के जो सेल्स थे जिसमें आपके पास मैक्रोफेजेस हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, और आरईएस सिस्टम है, उसने जो है वो बेसिकली क्या किया, पायरोजेनिक साइटोकाइंस की रिलीज करवा दी, जिसमें आपके पास इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है। अब ये जो है बेसिकली ये ब्लड स्ट्रीम से ट्रेवल करते हुए आपके पास प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस में पहुंचे, और वहां पे जाके इन्होंने जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस करवाई। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस हो गई तो उसके नतीजे में क्या हुआ, उस एरिया में जो है वो बेसिकली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, वहां पर ब्लड सप्लाई जो है वो बेसिकली आपके पास रिस्ट्रिक्ट हो गई, जिसकी वजह से जो है वो जो थर्मो रेगुलेटरी पॉइंट था बेसिकली वो जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस ने इस कंडीशन में क्या किया, फैट और मसल्स के अंदर जो है वो हीट की डेवलपमेंट को भी बढ़ा दिया, जिसके नतीजे में हमें जो है वो फीवर फील होना शुरू हो गया। अब जो एनसेड्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं, वो जाके जो है वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस को हाइपोथैलेमस में जाके रोक देती हैं, जिसके नतीजे में फीवर जो है वो सबसाइड जो है वो हो जाता है। अच्छा, अब थर्ड जो हमारे पास इफेक्ट है दैट इज नोन एज द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। किस तरह से एंसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट से पहले हमें इन्फ्लेमेशन को समझना पड़ेगा। इन्फ्लेमेशन होती क्या, इन्फ्लेमेशन होती किस तरह से। बेसिकली इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट द पैथोजन इन्फेक्शन और टिश्यूज डैमेज, सही है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, और बेसिकली इसमें आपके पास बॉडी के इम्यून सेल्स, ब्लड वेसल्स यानी कि वेस्कुलर और सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी मिलकर जो है वो इन्फ्लेमेटरी पाथवे को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, और इसमें बेसिकली कैस्केड ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नल होता है, सही है। मतलब एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नल्स जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, और ये जो है वो सेलुलर और वेस्कुलर सिस्टम्स दोनों मिलकर जो है वो बेसिकली ये जो है वो क्या कहते हैं आपके पास अपना जो है वो रोल प्ले करेंगे, और एक इन्फ्लेमेटरी पाथवे जो है वो बनाएंगे। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी पाथवे के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आपके पास इन्फ्लेमेटरी इंड्यूसर्स के, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करने वाले, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ या बॉडी में कोई भी टिश्यू डैमेज हुई, उसके नतीजे में बेसिकली आपके पास कुछ मेडिएटर्स या साइटोकाइंस जो है वो रिलीज हुए। उन साइटोकाइंस में बेसिकली आपके पास इंटरल्यूकिन्स हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, इसके अलावा आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हैं। तो ये जो है वो बेसिकली आपके पास क्या हुआ, ये जो है वो रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद बेसिकली आपके पास जब वो रिलीज हुए तो रिलीज होने के बाद जब वो ब्लड स्ट्रीम में आए, तो ब्लड स्ट्रीम में बेसिकली आपके पास कुछ सेल्स होते हैं, सही है। आप देखें यहाँ पर आपके पास क्या हुआ था, इस साइड पे जो है वो बेसिकली आपके पास स्टिमुलस ने आके एक्ट किया, और वहां पे कोई टिश्यू डैमेज हुई, टिश्यू डैमेज के नतीजे में कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हुए, तो वो कहाँ आए, ब्लड में आए। अब ब्लड क्या है, वेस्क्यूलर सिस्टम है, सही है। और यहाँ पर ब्लड के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस, जो कि इस पर्टिकुलर स्टिमुलस के नतीजे में जो है वो एक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर टिश्यू इंजरी को सेंस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं मास्ट सेल्स हैं। जब मास्ट सेल्स ने जो है वो बेसिकली सेंस किया तो उन्होंने जो है वो हिस्टामीन को रिलीज किया। हिस्टामीन जो कि क्या है, बेसिकली एक साइटोकाइन है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, सही है। हिस्टामीन रिलीज किया, हिस्टामीन ने अपने फंक्शन परफॉर्म किए। हिस्टामीन क्या करती है, बेसिकली वेजोडाइलेशन करवा देती है। हिस्टामीन जो है वो बेसिकली आपके पास इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन के जो क्लासिकल साइंस होते हैं उनकी जो है वो बेसिकली आपके पास प्रोडक्शन, उनकी जो है वो बेसिकली
क्लासिकल साइंस को लाने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेजो डायलेशन करवा देती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाती है, हिस्टामीन जो है वो बेसिकली वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन के साइंस आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो जो है वो बेसिकली आपके पास ऐसे कुछ ऐसे कीमोकाइंस रिलीज करते हैं। कीमोकाइंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि आपके पास दूसरे सेल्स को जो है वो क्या कहते हैं, सिग्नल देते हैं, और जो है वो बेसिकली उन्हें अपने पास जो है वो बुलाने में मदद करते हैं। कीमोकाइन रिलीज करती है तो कीमो अट्रैक्टिंग फैक्टर रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो दूसरे सेल्स जो दूर मौजूद होते हैं इस साइट से, वो जो है वो बेसिकली इस तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं, और यहाँ आकर जो है वो बेसिकली एक्ट करते हैं, और एक्ट करने के बाद उस स्टिमुलस को जो है वो खत्म करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन का पाथवे जो है वो हो रहा होता है। तो इस इन्फ्लेमेशन के पाथवे में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कॉक्स एंजाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि इसमें आपके पास प्लेटलेट भी जो है वो सेल्स भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और प्लेटलेट के अंदर कॉक्स एंजाइम मौजूद है, और ये कॉक्स एंजाइम जो है वो बेसिकली आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। तो एनसिड्स क्या करती हैं, उस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करवा देती हैं, और इस तरह से वो जो है वो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करवाने में मदद करती हैं। सही है। तो इस तरह से हमने जो है वो यहाँ पर तीनों इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से पेन रिड्यूस होता है, किस तरह से फीवर रिड्यूस होता है, किस तरह से जो है वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है। इसके अलावा भी हमने पढ़ा कि आपके पास एनसेड्स जो है वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। किस तरह से एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, हमने ये बात की कि आपके पास जो है वो कॉक्स एंजाइम जो है वो प्लेटलेट की मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, और वहां पर बेसिकली वो थ्रोम्बोक्सिन A2 और जो है वो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या करती हैं, एनसिड्स जो है वो बेसिकली वो जाके प्लेटलेट के कॉक्स को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस नहीं हो पाती और प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता। थ्रोम्बोक्सिन A2 एक मेन मीडिएटर है प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। तो होता क्या है बेसिकली, जब थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस रुक जाती है तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पाते, और जब प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पाते तो उसके नतीजे में एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से बेसिकली ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एंटी गाउट इफेक्ट भी बता दिया था मैंने आपको, इसके अलावा ट्यूमर को किस तरह से रोकती है वो भी बता दिया था। अब हमारे पास, हम यहाँ से जो है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे कि हमारे पास जो है वो कॉक्स एंजाइम जो है वो एक मेन एंजाइम है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के भाई, जिसमें प्रोस्टासाइक्लिसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, PGF2 है, और डिफरेंट टाइप के मीडिएटर्स भी हैं, जिन्हें हम जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोस्टेनेट्स कहते हैं। ये सारे जो है वो बेसिकली आपके पास मेन मीडिएटर्स थे, जो कि आपके पास इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो ये जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, कॉक्स एंजाइम से। तो अब कॉक्स एंजाइम किस तरह से इन मीडिएटर्स को प्रोड्यूस करता है वो हमें समझने की जरूरत है। तो कॉक्स एंजाइम जो है वो बेसिकली हमारे पास बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और ये कॉक्स एंजाइम क्या करता है, ये जो है वो बेसिकली एक हमारे पास केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं इरेकिडोनिक एसिड। ये इरेकिडोनिक एसिड बेसिकली आपके पास क्या है, ये इरेकिडोनिक एसिड आपके पास एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि इसके अंदर जो है वो मल्टीपल डबल बॉन्ड्स जो है वो मौजूद होंगे। और बेसिकली आपके पास क्या है, ये फैटी एसिड है, यानी कि इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी मौजूद होगा। और इसके साथ साथ बेसिकली ये जो है वो बेसिकली क्या होता है, ये 20 कार्बन कंटेनिंग जो है वो बेसिकली एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, जिसे हम जो है वो केमिस्ट्री की जबान में इकोसेनॉइड्स भी जो है वो कह रहे होते हैं। इकोसेनॉइड इट होता है जो कि आपके पास, जिसके पास जो है वो 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। कौन सी पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे, 11 पोजीशन पे, और 14 पोजीशंस पे। सही है। तो ये इरेकिडोनिक एसिड के जरिए जो है वो बेसिकली आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, यानी कि आपके पास कॉक्स एंजाइम है, वो कॉक्स एंजाइम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोस्टानेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। सही है। प्रोस्टानेट्स में कौन कौन आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, प्रोस्टासाइक्लिसिन्स आते हैं, और थ्रोम्बोक्सिन्स आते हैं। इन तीनों को कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन तीनों को कॉक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये तीनों जो प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन, फीवर और पेन में जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। सही है। अब कॉक्स किस तरह से इन प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करता है, इरेकिडोनिक एसिड को
मेटाबोलाइज करके जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर एराकिडोनिक एसिड है क्या? एराकिडोनिक एसिड मैंने आपको बताया कि आपके पास एक 20 कार्बन कंटेनिंग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें आपके पास 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं इन पोजीशंस के ऊपर, और वो सिस ओरिएंटेशन के अंदर जो है वो बेसिकली मौजूद होते हैं। सिस और ट्रांस ओरिएंटेशन तो आप लोगों को पता होगी। बेसिकली आपके पास जब सेम साइड पे हो तो सिस होता है, और जब अपोजिट साइड्स पे हो तो बेसिकली क्या होता है, वो होता है ट्रांस। सही है। अच्छा जी। इसके साथ साथ बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इरेकिडोनिक एसिड से हमारे पास जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, थ्रोम्बोक्सिन बनते हैं, ल्यूकोट्राइन बनते हैं, और डिफरेंट इकोसिनोइड्स भी बनते हैं, जो कि आपके पास नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन, ये सब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, और साइड बाय साइड जो है वो पैथोलॉजिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली दो टाइप के कॉक्स एंजाइम मौजूद होते हैं। एक हमारे पास जो है वो कॉक्स 1 होता है, और एक हमारे पास जो है वो कॉक्स 2 होता है। कॉक्स 1 वो एंजाइम होता है जो जो प्रोस्टाग्लैंडिन, दोनों ही प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और थ्रोम्बोक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कॉक्स 1 एंजाइम जो है वो बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर अगर मैं आपको बताऊं कि कॉक्स 1 एंजाइम हमारे जो है वो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होता है, मौजूद होता है, और वहां पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कर रहा होता है, ताकि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सके, म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ा सके, और इसके साथ साथ जब वो बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रीशन करवा सके। तो इसके लिए मतलब कि नॉर्मल बॉडी में अपना रोल प्ले कर रहा है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा कॉक्स 1 एंजाइम आपकी किडनी के अंदर भी मौजूद होता है, और वहां पर ये जो है वो किडनी के अंदर जो एफरिन आर्ट्रियोल्स होती हैं, उनके प्रेशर को भी जो है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह से ये नॉर्मल फंक्शन में काम कर रहा होता है। इसके अलावा कॉक्स 2 एंजाइम जो होता है वो नॉर्मली मौजूद नहीं होता, नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होता। ये कुछ पैथोलॉजिकल स्टेट्स में एक्सप्रेस होता है, और पैथोलॉजिकली जब ये इंड्यूस होता है तो ये क्या करता है, ये जाके जो है वो बेसिकली आपके पास आज जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बनाते हैं, जो कि आपके पास जो है वो पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीवर, इसके अलावा जो है वो बेसिकली आपके पास पेन, इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सही है। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि आपके पास जो है वो ये इरेकिडोनिक एसिड जो है वो क्या करता है, बेसिकली ये कॉक्स पाथवे में भी जा सकता है और लॉक्स पाथवे में भी जा सकता है। जब ये कॉक्स पाथवे में जाएगा तो उसके नतीजे में ये दो चीजें प्रोड्यूस होंगी, और जब ये लॉक्स पाथवे में जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करेगा। हैं तो ये सारे इकोसिनोइड्स ही, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करेगा, लॉक्स पाथवे के जरिए ल्यूकोट्राइन प्रोड्यूस करेगा, और कॉक्स पाथवे के जरिए प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस करेगा। अब ये कॉक्स पाथवे है क्या? सही है। कॉक्स पाथवे को हम जो है वो PGH2 सिंथेटेज पाथवे भी कहते हैं, या साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो मेन एंजाइम जो है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज इन्वॉल्व होता है, और इसके नतीजे में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिसिन और थ्रोम्बोक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा ये जो इरेकिडोनिक एसिड होता है ये लॉक्स पाथवे में भी जा सकता है, और लॉक्स पाथवे को हम लिपोक्सिजिनेज पाथवे कहते हैं, और इसके नतीजे में हमें ल्यूकोट्राइन्स और लिपोक्सिन्स जो है वो मिलते हैं, मतलब इनकी सिंथेसिस जो है वो हमें नजर आती है। सही है। समरी की बात ये है यहाँ पे कि कॉक्स, हमने ये बात की कि आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एराकिडोनिक एसिड से बनते हैं। एराकिडोनिक एसिड एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें 4 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, और ये इकोसिनोइड कहलाते हैं क्योंकि इसमें 20 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अब एराकिडोनिक एसिड दो पाथवेज में जा सकता है, एक आपके पास लॉक्स पाथवे को फॉलो करता है, एक आपके पास कॉक्स पाथवे को फॉलो करता है। कॉक्स पाथवे के नतीजे में आपको प्रोस्टेनेड्स मिलते हैं, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टासाइक्लिसिन्स होते हैं, और लॉक्स पाथवे के नतीजे में आपको ल्यूकोट्राइन और लिपोक्सिन्स मिलते हैं। कॉक्स की दो टाइप्स होती हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2, एक और टाइप भी होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कॉक्स 1 जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, उसके नतीजे में जो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिसिन और थ्रोम्बोक्सिन बनते हैं, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी में अपना फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो कॉक्स 2 एंजाइम होता है बेसिकली वो नॉर्मली इंड्यूस नहीं होता, वो क्या करता है, किसी भी इन्फ्लेमेशन, किसी भी इन्फेक्शन के नतीजे में इंड्यूस होता है, और उसके नतीजे में जो प्रोस्टाग्लैंडिन और बाकी जितने भी मीडिएटर्स बनते हैं वो इन्फ्लेमेशन और बाकी पैथोलॉजिकल स्टेट को प्रोड्यूस करने में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि आपके पास एराकिडोनिक एसिड जो है वो बेसिकली आपके पास मेन जो है वो बेसिकली आपके पास केमिकल है। मेन जो है वो बेसिकली आपके पास सब्सटेंस है, जो कि आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स
थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। अब इरेकिडोनिक एसिड, क्योंकि आपके इरेकिडोनिक एसिड जो है वो मेन इन सब्सटेंस है इसका, जो कि आपके पास जो है वो पूरे पाथवे में इन्वॉल्व है, तो इस पाथवे को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग नोट लिखी है, दैट इज द इरेकिडोनिक एसिड पाथवे। अब होता क्या है बेसिकली, जब कोई भी आपके पास स्टिमुलस आता है, सही है, चाहे वो कोई भी स्टिमुलस हो, इंटरनल स्टिमुलस हो या एक्सटर्नल स्टिमुलस हो। एक्सटर्नल में मैंने आपको बताया था कोई भी हिटिंग हुई, टिश्यू इंजरी हुई, या कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर हो गई, या आपके पास कोई भी मेलिग्नेंसी की कंडीशन है, या ऑटो इम्यून रिएक्शन है, कोई भी स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस ने आके जो मेम्ब्रेन है उस पर एक्ट किया, सही है। अब ये मेम्ब्रेन आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर, इसके अंदर क्या मौजूद है, फॉस्फोलिपिड मौजूद है। जब इस मेम्ब्रेन ने आकर, जब इस मेम्ब्रेन पर स्टिमुलस ने जो है वो एक्ट किया, तो एक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज, सही है। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉस्फोलाइपेज A2 होता है, फॉस्फोलाइपेज C होता है, और फॉस्फोलाइपेज D होता है। कोई भी फॉस्फोलाइपेज हो, अब इनकी स्टिमुलेशन अलग अलग है कि फॉस्फोलाइपेज A2 किसी और तरीके से स्टिमुलेट होता है, फॉस्फोलाइपेज C किसी और तरीके से स्टिमुलेट होता है। खैर, अगर एक्सटर्नली कोई भी स्टिमुलस आया, उसने जाके जो है वो फॉस्फोलाइपेज मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज मेम्ब्रेन, इन के ऊपर जो है वो फॉस्फोलाइपेज A2 जो है वो एक्ट करता है। ये फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है, ये मेम्ब्रेन से जो है वो मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर होती है उससे जो है वो बेसिकली आपके पास एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करवा देता है। अब एराकिडोनिक एसिड जब रिलीज होता है तो एराकिडोनिक एसिड जो है वो दो मेन पाथवे के अंदर जो है वो जा सकता है। दो मेन एंजाइम्स जो है वो मौजूद होते हैं, एक होता है कॉक्स एंजाइम और एक होता है लाइपोक्सिजनेस एंजाइम या लॉक्स एंजाइम, सही है। ये दो एंजाइम्स जो है वो बेसिकली एराकिडोनिक एसिड पे जो है वो एक्ट करते हैं, सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉक्स एंजाइम की, सही है। कॉक्स एंजाइम जब रेकिडोनिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेकिडोनिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। रेकिडोनिक एसिड में आपके पास 20 कार्बन कंटेनिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कार्बन कंटेनिंग इंग है ये। इसके साथ साथ एसिड है, तो उसके एंड में देखें आप टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। और मैंने आपको बताया था 4 डबल बॉन्ड्स होंगे, 5 पोजीशन के ऊपर, सही है, 8 पोजीशन के ऊपर, 11 पोजीशन के ऊपर और 14 पोजीशन के ऊपर। और ये सब के सब कार्बन जो है वो किस ओरिएंटेशन में होंगे, सिस ओरिएंटेशन में होंगे, मतलब इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे बेसिकली वो सेम साइड्स पे होंगे, सही है। अच्छा, अब ये रेकिडोनिक एसिड क्या होता है, जब ये रेकिडोनिक एसिड रिलीज हो गया इस मेम्ब्रेन से स्टिमुलस की वजह से, जब फॉस्फोलाइपेज एंजाइम ने इन पे एक्ट किया मेम्ब्रेन पे, तो वहां से रेकिडोनिक एसिड को रिलीज करवा दिया। अब ये रेकिडोनिक एसिड कॉक्स पाथवे में भी जा सकता है और ये रेकिडोनिक एसिड लॉक्स पाथवे में भी जा सकता है, और इसकी मेटाबॉलिज्म भी हो सकती है साइटोक्रोम P450 से। साइटोक्रोम P450 वाला मैं आप यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे हम एनसेड्स पढ़ लें, और एनसेड्स में हमारे पास जो मेन पाथवे बेसिकली वो कॉक्स पाथवे है और लाइपोक्सिजेनेस पाथवे है, सही है। अच्छा, अब जब ये इरेक्नोनिक एसिड जो है वो इस कॉक्स पाथवे में गया, तो इस कॉक्स की आपके पास कॉक्स एंजाइम की 3 डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होती हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3 तीन डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं। कॉक्स 1 एंजाइम जो है वो बेसिकली वो एंजाइम होता है जो कि आपके पास हाउस कीपिंग होता है, यानी कि हमारी बॉडी का हिस्सा होता है। और ये वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन बनाने में हमारी मदद करता है, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट जो है वो प्रोड्यूस कर, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी में पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, सही है। कॉक्स 2 एंजाइम जो है वो बेसिकली हमारे पास हाउस कीपिंग नहीं होता, ये इंड्यूसिव होता है। ये कुछ कंडीशंस में जो है वो बेसिकली एक्टिव हो जाता है, और ये वो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन या थ्रोम्बोक्सिन बनाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन, पेन, फीवर में अपना रोल प्ले करते हैं, सही है। और कॉक्स 1 और कॉक्स 2 जो है वो बेसिकली पेरिफेरल एंजाइम्स होते हैं, लेकिन कॉक्स 3 बेसिकली आपके पास एक कॉक्स एंजाइम की आइसोफॉर्म है जो कि सेंट्रल में पाई जाती है, जो कि ब्रेन में पाई जाती है। और ये वही एंजाइम है जो कि अपना फीवर में जो है वो बेसिकली आपके पास अपना मेन रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है, सही है। जब इंटरल्यूकिन आके जो है वो बेसिकली उस हाइपोथैलेमस का हमने बताया था ना आपको, प्री ऑप्टिक एरिया होता है, वहां पे जाके एक्ट करते हैं। तो वहां पर जाके बेसिकली ये कॉक्स 3 एंजाइम जो है वो बेसिकली एक्टिव हो जाता है, और ये कॉक्स 3 एंजाइम क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, वहां पर जो है वो वेजो डायलेशन करवाता है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जिसकी वजह से जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो फीवर
की जो है वो कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 टाइप के एंजाइम्स की टाइप्स हैं। अब होता है क्या है, एराकिडोनिक एसिड जब इस साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जब इस एराकिडोनिक एसिड पे एक्ट करता है तो नाम से ही जाहिर हो रहा है साइक्लो और ऑक्सीजनेज, यानी कि ये इसकी ऑक्सीजनेशन भी करवाएगा और इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा। ये साइक्लो ऑक्सीजनेज क्या करता है, इसकी साइक्लिक बिस डाई ऑक्सीजनेशन जो है वो करवा देता है। सही है। साइक्लिक बिस डाई ऑक्सीजनेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजनेशन आपको दिखी, डाई ऑक्सीजनेशन दिखी, और ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रक्चर पहले साइक्लिक फॉर्म में नहीं था, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके नतीजे में बेसिकली आपके पास क्या होता है, यहाँ पर जो है वो इसे हम कहते हैं पेरोक्स पर ऑक्सीडेशन, बेसिकली आपके पास यहाँ पर बेसिकली हो रही है। सही है। अब जब इस साइक्लोऑक्सीजनेज ने यहाँ पर जब वो डाई ऑक्सीजनेशन, साइक्लिक डाई ऑक्सीजनेशन करवा दी या ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन करवा दी, तो उसके नतीजे में बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक जो है वो सब्सटेंस बनने से हम कहते हैं PgG2। सही है। पहले हमारे पास क्या बनता है, PgG2 बनता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इरेकिडोनिक एसिड था, उस पर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम ने एक्ट किया, जिससे हम दूसरा नाम भी कहते हैं PGH सिंथेटेज। उसने क्या पहले बनाया, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनवाया। प्रोस्टाग्लैंडिन G2 पे अगेन जो है वो बेसिकली क्या हुआ, PGH2 ने इसके ऊपर जो है वो एक्ट किया और इसकी जो है वो बेसिकली क्या क्या करवा दी, रिडक्शन करवा दी। जब रिडक्शन हुई तो उसके नतीजे में क्या बना, PGH2 बना। अच्छा, PGH2 जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर एक मेन जो है वो क्या कहते हैं, मीडिएटर है। मीन जो है वो बेसिकली आपके पास रेट लिमिटिंग स्टेप है कि अगर हम यहाँ पर जो है वो इरेकिडोनिक एसिड इट इट के इसकी कन्वर्जन को अगर हम रोकते हैं तो हम बाकी के पूरे पाथवे को जो है वो बेसिकली यहाँ पे रोक सकते हैं। ये आपके पास क्या है, बेसिकली एक मेन जो है वो क्या कहते हैं मीडिएटर है, जो कि डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। PGG2 से क्या बना, PGH2 बना। PGH2 पे स्पेसिफिक एंजाइम ने अपना एक्ट किया और उसके नतीजे में आपके पास थ्रोम्बोक्सिन बना। थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज ने जब PGH2 पे एक्ट किया तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बना। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 सिंथेटेज ने जब इस पे एक्ट किया तो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 बना, और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का दूसरा नाम होता है प्रोस्टासाइक्लिसिन। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सिंथेटेज ने जब इस पे एक्ट किया प्रोस्टाग्लैंडिन H2 पे तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बने। इसी तरह से डिफरेंट सिंथेटेज एंजाइम ने जब एक्ट किया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमें बने हुए मिले। और ये किस तरह से डिफरेंशिएट होते हैं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उस पे जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उसमें डिफरेंशिएट होता है। किसी के पास दोनों जगह OH होता है, किसी की जगह किसी के पास सिर्फ एक OH होता है, किसी के पास एक डबल बॉन्ड होता है। इसके नतीजे में इनके स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डिफर करते हैं। सही है। इस डायग्राम में बेसिकली आपको ये दिख रहा है कि आपके पास ये थ्रोम्बोक्सिन बना है, यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन बने, और उनके डिफरेंट रिसेप्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि ये इस जगह जो है वो काम करते हैं। इतनी डिटेलिंग में हम नहीं जाए, सिर्फ आपको पाथवे समझाना था जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अच्छा, एराकिडोनिक एसिड जो है वो बेसिकली लिपोक्सिनेज पाथवे में भी जाता है, और लिपोक्सिनेज के डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। 5 लिपोक्सिजनेज पाथवे, 5 लिपोक्सिजनेज एक एंजाइम होता है जो कि इसकी क्या करवाता है, जो कि इसकी जो है वो लिपो ऑक्सीजनेशन करवाते हैं। नाम से ही जाहिर है कि लिपिड की ऑक्सीजनेशन होगी, इसमें कोई साइक्लाइजेशन नहीं होगी। इसमें क्या होता है, लिपिड चेन, लिपिड की जो है वो बेसिकली आपके पास ऑक्सीजनेशन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास ल्यूकोट्राइंस मिलेंगे। और ल्यूकोट्राइंस भी मल्टीपल्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन B4 C4 D4 E4 A4, और ये अपने अपने रिसेप्टर्स पे जो है वो काम करते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा जब एराकिडोनिक एसिड पे जो है वो लिपोऑक्सीजनेज के दूसरे एंजाइम्स जो है वो बेसिकली आपके पास एक्ट करते हैं, जिसमें आपके पास 8 लिपोऑक्सीजनेज है, 12 लिपोऑक्सीजनेज है, 5 लिपोऑक्सीजनेज है। ये बॉन्ड्स के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप कि 5 वाला 5th बॉन्ड पे ऑक्सीजनेशन करवाएगा। सही है। 8 वाला 8 बॉन्ड पे ऑक्सीजनेशन करवाएगा, 12 वाला 12 बॉन्ड पे ऑक्सीजनेशन करवाएगा, और 15 वाला 15 बॉन्ड पे ऑक्सीजनेशन करवाएगा। तो इसके नतीजे में बेसिकली आपके पास क्या बनता है, HETE बनता है। सही है। ये HETE बेसिकली आपके पास एक मेन मीडिएटर है जो कि फर्दर कन्वर्जन के बाद लिपोक्सिन्स फॉर्म करता है। और लिपोक्सिन्स जो होते हैं बेसिकली लिपोक्सिन A और B, ये दोनों जो है वो बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो बेसिकली कहलाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एसिड जो है वो लिपोक्सिनेज पाथवे के जरिए ल्यूकोट्राइन और लिपोक्सिन में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से साइक्लोक्सिनेज पाथवे के जरिए प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिसिन में कन्वर्ट होता है। और इनके फंक्शन सबके अलग अलग होते हैं, इनकी फंक्शंस में बहुत डाइवर्सिटी मिलती है क्योंकि इनके रिसेप्टर्स अलग अलग हैं, इनका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 मैंने बताया था कि ये प्लेटलेट के अंदर सिंथेसाइज होता है, तो ये क्या करवाता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता है और वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है।
यानी कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या प्रोस्टासाइक्लिसिन ये क्या करवाता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को कम करवाता है, यानी कि ये एंटी कोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है। इसके साथ साथ ये जो है वो बेसिकली वेजोडाइलेशन करवाता है, और ये स्टमक की जो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होती है उसको कम कर देता है। सही है। इसके अलावा बेसिकली आपके पास जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, बेसिकली ये वेजोडाइलेशन करवाता है, नेट्यूरिसिस करवाता है, मतलब आपके पास जो है वो सोडियम की एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है। सही है। इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन D2 है जो कि आपके पास क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को जो है वो कम कर देता है। और जो है वो बेसिकली आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन F2 आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 क्या करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, इसके अलावा यूरिटाइन कॉन्स्ट्रक्शन को ये बढ़ा देता है। तो इस तरह से बेसिकली इन सबका अपना अपना एक डाइवर्स जो है वो बेसिकली मैकेनिज्म, डाइवर्स जो है वो मैकेनिज्म है, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स जो है वो अलग अलग। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको लिपोऑक्सीजन कॉक्स पाथवे के फॉस्फोलाइपेज A2 ने मेम्ब्रेन पे एक्ट किया, कोई भी स्टिमुलस आया, एराकिडोनिक एसिड रिलीज हुआ, एराकिडोनिक एसिड पे डिफरेंट एंजाइम्स ने एक्ट किया, पेरोक्सीडेशन हुई, पेरोक्सीडेशन के बाद डिफरेंट स्पेसिफिक एंजाइम ने इस पहले PGG2 बना, PGG2 से PGH2 बना, और PGH2 के बाद डिफरेंट एंजाइम्स ने उस पर एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोस्टिनेट्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमें मिल गए, जिनका अलग अलग जो है वो फंक्शन था। सही है। हम्म। तो ये आपके पास रीनल ब्लड फ्लो में भी जो है वो बेसिकली आपके पास अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। सही है। ये देख रहे हैं आप किस तरह से जो जो कॉक्स 1 एंजाइम जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह प्रोड्यूस करे, किस तरह से वो नॉर्मल फिजियोलॉजी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सोडियम की एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह से नॉर्मल फिजियोलॉजी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सही है। यानी कि अगर हम कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एक बात हमें यहाँ से समझ में आई कि अगर हम कॉक्स 1 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब फॉर सपोज मैंने एनसेड दी, सही है, एनसेड ने क्या करा, इस कॉक्स एंजाइम को यहाँ से जाके इनहिबिट कर दिया। अब जब ये कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो गई, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हुई, थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस भी कम हो गई, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 E2 F2 इन सब की सिंथेसिस कम हो गई। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस कम हुई तो उससे फायदा क्या हुआ कि फीवर रिड्यूस हो गया। सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फीवर में काम करता है। अच्छा, सेकंड काम क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस तो कम हो गई, अब कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बेसिकली क्या करवा रहे हैं, पेन में भी काम प्ले कर रहे हैं, तो वो भी पेन भी रिड्यूस हो गया, इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस हो गई। लेकिन इसके नतीजे में नेगेटिव इफेक्ट भी आए। नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ कि जो थ्रोम्बोक्सिन A2 नॉर्मली प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवा रहा था, अब वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। जब प्लेटलेट की एग्रीगेशन कम हुई तो क्या हुआ, एंटी कोगुलेंट, मतलब एंटी कोगुलेंट इफेक्ट है कि कोगुलेशन अब नहीं होगी, यानी कि ब्लड के अंदर कोगुलेशन नहीं होगी, ये भी हमारे पास एक बेनिफिशियल इफेक्ट है। इसी नतीजे में, इसी की वजह से जो है वो बेसिकली आपके पास एस्प्रिन 75 mg की डोज में जो है वो यूज होती है एज एन एंटी प्लेटलेट। क्यों, क्योंकि वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, प्लेटलेट के अंदर जाके थ्रोम्बोक्सिन A2 की जो है वो लेवल्स को कम करवाती है, जिसे हम कहते हैं खून के पतला करने में मदद करती है। सही है। यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन कम से कम होगी और क्लॉटिंग का चांस कम हो जाएगा, और कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस के रिस्क को भी ये रिड्यूस करती है कार्डियक पेशेंट के अंदर। सही है। लेकिन इससे एक साइड इफेक्ट क्या होता है कि जब ये पेशेंट बार बार इसको ले रहा है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो कॉक्स एंजाइम होता है बेसिकली वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसके नतीजे में थ्रोम्बोक्सिन A2 के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, और कम होने की वजह से क्या होता है, कम होने की वजह से जो है वो ब्लीडिंग रिस्क पर जो है वो पेशेंट जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो वो ब्लीडिंग लिस्ट पे जा सकता है। दूसरा मसला क्या होता है, क्योंकि हमने बात की कि गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को ये बंद करवा देती हैं। सही है, नॉर्मली क्या काम करना, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को बंद करवाना। अब जब एनसेड ने कॉक्स को इनहिबिट कर दिया तो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गई। सही है। जब गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो हमें क्या हुआ, गैस्ट्रिक एसिडिटी फील होना शुरू हुई। इसलिए एनसेड्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करवा देती है। इसकी वजह से क्या हुआ, सेकंड काम क्या होता है, सेकंड काम ये हुआ कि जब कॉक्स इनहिबिट हुआ तो रीनल ब्लड फ्लो में भी चेंजेस आना शुरू हो गई। इसके साथ साथ हमारे पास क्या हुआ, सोडियम की एक्सक्रीशन पे भी फर्क पड़ा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं अपना नेगेटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रही हैं। सही है, तो ये बताना था कि कॉक्स की इनिबिशन फेवरेबल भी है और कॉक्स की इनिबिशन साइड इफेक्ट
कॉक्स वन की इनिबिशन साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। तो ये मैंने आपको कॉक्स पाथ में यहाँ पे समझाया। फिर मैंने आपको बताया कि कॉक्स एंजाइम की 3 डिफरेंट जो है वो बेसिकली फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहला मैंने बताया आपको कॉक्स वन एंजाइम। कॉक्स वन एंजाइम जो है वो बेसिकली आपके पास स्टमक, इंटेस्टीन, प्लेटलेट्स, किडनी, हमारी एंडोथेलियम में पाया जाता है। सही है। और यहाँ पर बेसिकली ये डिफरेंट टाइप के मीडिएटर्स बना रहा होता है जो कि अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोड्यूस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया प्रोस्टाग्लैंडिन E2 स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड की सिंथेसिस को कम कर रहा होता है, रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहा होता है, प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बोक्सिन बना रहा होता है। सही है। इंटेस्टीन में यूरिटाइन कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, एंडोथेलियम का अपना कोई इफेक्ट होता है इसका। सही है। तो जब हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। सही है। इसलिए इसी में हमें साइड इफेक्ट्स भी मिलेंगे। फिर मैंने बताया कि कॉक्स वन एंजाइम कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, यानी कि बॉडी के अपना फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस उस पर एक्ट करता है, और ये जो बेसिकली बॉडी का अपना एंजाइम है, हाउस कीपिंग एंजाइम है। सही है। सेकंड हमारे पास होता है कॉक्स टू। कॉक्स टू जो है वो बेसिकली इतना ज्यादा डिटेक्टेबल नहीं होता, लेकिन आपके पास ये कौन सी फॉर्म होती है, इसकी इंड्यूसिव फॉर्म होती है। यानी कि कोई भी जब पैथोलॉजिकल स्टिमुलस आएगा, इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस आएगा, कोई भी ऑटो इम्यून स्टिमुलस आएगा, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे पाया जाता है। मोनोसाइट्स होते हैं, साइनोवल जॉइंट्स में जो सेल्स होते हैं, साइनोवोसाइट्स होते हैं, वहां पे पाया जाता है। तो वहां पर बेसिकली जब कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस आता है तो वो इसको इंड्यूस कर देता है, और वहां पे जाके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या होती है, हो जाती है। और एक और एंजाइम होता है कॉक्स थ्री। कॉक्स थ्री हमारे ब्रेन वेसल्स में पाया जाता है, जो कि आपके पास जो है वो थर्मोस्टेट, मतलब ब्रेन के अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, और ये जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी के टेम्परेचर में अपना रोल प्ले करता है। जब आपके पास जो है वो इंटरल्यूकिन्स आके इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने की वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनने की वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, और इसके नतीजे में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सही है। लॉक्स पाथवे मैंने आपको बताया कि लॉक्स पाथवे में क्या होता है, रेगुलोनिक एसिड पे एक और एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं 5 लिपोक्सिजिनेस। 5 लिपोक्सिजिनेस क्या करता है, लिपिड की ऑक्सीडेशन करवाता है। मतलब जो आपके पास 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होगा, बेसिकली आपके पास डिफरेंट टाइप के जो है वो एंजाइम्स बनेंगे। डिफरेंट टाइप के बेसिकली आपके पास जो है वो बेसिकली केमिकल्स बनेंगे, जिसमें मेन मीडिएटर जो है वो 5-HPETE है। और ये 5-HPTE मतलब इसकी डाई ऑक्सीजनेशन करवाता है, इसमें दो जगह जो है वो ऑक्सीजन लगा देते हैं। सही है। इसके नतीजे में फिर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पैक करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो LT-C4 बनता है, LT-C4 के बाद LT-D4 बनता है, LT-D4 के बाद LT-E4 बनता है, और डिफरेंट टाइप के आपके पास ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। और ये ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं, स्लो रिएक्टिंग एनाफाइलेक्सिस स्पीशीज। मतलब ये जो है वो बेसिकली एनाफाइल, अगर इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ती चली गई तो ये आहिस्ता आहिस्ता एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की तरफ जो है वो पेशेंट को लेकर जाएंगे। ल्यूकोट्राइन्स का ये जो है वो बहुत बड़ा एक जो है वो इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि अगर मैंने एनसेड किसी पेशेंट को दी और उसको अगर एस्थमा था, सही है, तो एनसेड ने क्या किया, कॉक्स पाथवे को इनहिबिट कर दिया। अब जब कॉक्स पाथवे इनहिबिट हो गया तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक एसिड जो है वो कौन से पाथवे की तरफ चला गया, जो है वो लॉक्स पाथवे की तरफ चला गया। और लॉक्स पाथवे के नतीजे में क्या क्या ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या बनना शुरू होगा, ल्यूकोट्राइन बनना शुरू होगा। और जब ल्यूकोट्राइन बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हुए तो वो ल्यूकोट्राइन किस तौर पे रिएक्ट करे थे, स्लो एनाफाइलेक्टिंग रिएक्टिंग स्पीशीज। मतलब ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की तरफ पेशेंट को लेके जाएंगे। और पेशेंट को तो पहले से ही अस्थमा था। अब पेशेंट के अंदर जब अस्थमा मौजूद था और उसके अंदर हमने उसे जो है वो एनसेड दे दी, और एनसेड देने की वजह से रेगुलोनिक एसिड पूरा का पूरा ल्यूकोट्राइन में कन्वर्ट हो गया, तो ल्यूकोट्राइन ने क्या किया है, एक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवा दिया, जिसके नतीजे में एस्थमा की कंडीशन और वर्स हो गई। तो इसलिए एनसेड्स जो है वो जो कॉक्स वन एंजाइम इनहिबिटर्स एनसेड्स हैं, वो एस्थमेटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिनके अंदर किडनी प्रॉब्लम होता है उनके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, वो पेशेंट जिनके अंदर गर्ड होता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उनके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। मतलब पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन के अंदर तो काम करती है, लेकिन उन पेशेंट्स जिनके अंदर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, या आपके पास जिनके अंदर जो है वो बेसिकली किडनी की, अस्थमा की, या आपके पास गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उनमें हम कॉक्स वन एंजाइम इनहिबिटर एनसिड्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब करके उसकी
जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है उसको फर्दर वर्स करेंगी। उन पेशेंट्स के अंदर पेन, इन्फ्लेमेशन और इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हम सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। यहाँ तक आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर तो 5 लिपोक्सिजीनेस के ल्यूकोट्राइन बन रहे हैं। अगर 15 लिपोक्सिजीनेस एंजाइम इस एराकिडोनिक एसिड पे एक्ट करेगा तो उसके नतीजे में हमारे पास लिपोक्सिन्स बनेंगे, जिन्हें हम एंटी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो कह रहे होते हैं। अब किस तरह से एनसेड्स अपना जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। हमने बात की कि जितनी भी एनसेड्स हैं वो जाके जो है वो बेसिकली कॉक्स एंजाइम को जाके इनहिबिट करती हैं। कॉक्स एंजाइम नॉर्मली क्या कर रहा था, एराकिडोनिक एसिड की ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन करवा रहा था, मतलब एराकिडोनिक एसिड को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा था। साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम बेसिकली एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है एराकिडोनिक एसिड पाथवे में। अगर आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो पूरा का पूरा पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। पीजीजी2 नहीं बनेगा, पीजीएच2 नहीं बनेगा, और उससे दूसरे जो है वो बेसिकली आपके पास मीडिएटर नहीं बनेंगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेट लिमिटिंग इस टाइप एंजाइम है जिसपे पूरी के पूरे रिएक्शन की काइनेटिक्स बेस करती है। अगर आप इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो पूरा का पूरा पाथवे इनहिबिट हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो एनसेड इसी तरह ही काम करती हैं कि वो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती हैं। सही है। अच्छा, अब हमने आपको बताया कि साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इन 3 टाइप्स की बेसिस के ऊपर ही हमने एनसेड्स को जो है वो क्लासिफाई किया है, एनसेड्स की सेलेक्टिविटी के ऊपर। कुछ ऐसी एनसेड्स हैं जो कि आपके पास कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करती हैं और कॉक्स 2 को भी इनहिबिट करती हैं। सही है। तो जो एनसेड्स कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करेंगी, कॉक्स 2 को भी इनहिबिट करेंगी, वो कहलाएंगी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। सही है। अच्छा, और जो एनसेड सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगी, कॉक्स 1 पे नहीं जाएंगी, वो कहलाएंगी जो है वो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। सही है। पहले आपने सेलेक्टिविटी का जो है वो कॉन्सेप्ट समझना है। अगर एनसेड कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों एंजाइम को इनहिबिट करिए तो वो कौन सी हो गई, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। सही है। अगर वो सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करिए तो वो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है। थर्ड आपके पास सेलेक्टिविटी की क्लासिफिकेशन आती है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। ये ऐसी एनसेड्स हैं जो कि प्रेफर करेंगे कि वो कॉक्स 2 को ज्यादा इनहिबिट करें, लेकिन सम वॉट कॉक्स 1 पे भी उनकी सेलेक्टिविटी होगी। जैसे आपके पास इंडोमिथासिन है, सुनिल डेक है, डायफ्लूनासिल है, तो ये प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हैं। मतलब ये कॉक्स 2 पे ज्यादा इनहिबिशन करेंगी और कुछ ना कुछ कॉक्स 1 पे भी इनहिबिट करी होंगी। तो सेलेक्टिविटी के हिसाब से हमने बात की कि कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर सकती, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को अगर एक साथ इनहिबिट करेंगी तो वो नॉन सेलेक्टिव होंगी। अगर सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगी तो वो सेलेक्टिव कॉक्स 2 होंगी। और अगर कॉक्स 2 पे ज्यादा इनहिबिशन करेंगी और कॉक्स 1 पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इनहिबिशन करेंगी तो डेट इज नोन एज द प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। इसके अलावा थर्ड टाइप की एनसेड होती है, लेकिन वो एनसेड क्लासिफाई नहीं होती क्योंकि हम एनसेड्स को क्योंकि हम उस ड्रग को एनसेड क्लासिफाई करते हैं जो कि पेरिफेरल में जाकर कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है। थर्ड टाइप का जो एंजाइम होता है बेसिकली कॉक्स 3 एंजाइम, वो जो है वो बेसिकली आपके पास कहाँ मौजूद होता है, वो होता है ब्रेन में मौजूद होता है। तो वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, वो होता है सेंट्रल कॉक्स एंजाइम। सही है। इसकी फंक्शनिंग इन सारे एंजाइम से जो है वो अलग है। सही है। कॉक्स 3 एंजाइम को अपना काम करने के लिए ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो है वो मौजूद होना होता है। सही। ऑक्सीडाइज फॉर्म से जो है वो बेसिकली रिड्यूस फॉर्म में जो है वो मौजूद होना होता है। सही। तभी ये अपना जो है वो अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। और ये कॉक्स 3 एंजाइम क्या कर रहा था, आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस करवा रहा था आपके ब्रेन के अंदर। सही है। अब होता क्या है बेसिकली, ऐसी ड्रग्स जो कि आपके पास कॉक्स 3 एंजाइम को ब्रेन में जाके इनहिबिट करती हैं वो सिर्फ एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और उनकी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉक्स 3 एंजाइम आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस पार्ट में मौजूद होता है, हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक एरिया में। और मैंने ये बताया था कि जब इंटरल्यूकिन रिलीज होते हैं तो वो कॉक्स 3 एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। जब कॉक्स 3 एंजाइम एक्टिवेट होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर देता है।
ये कॉक्स थ्री एंजाइम जो है वो सेंट्रल में मौजूद नहीं होता। अगर ये सेंट्रल में मौजूद होता तो जो ड्रग्स इसको इनहिबिट करती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। यानी कि सेंट्रल वाले एंजाइम को जब हम इनहिबिट करेंगे, सेंट्रल में कौन मौजूद है, बेसिकली वो मौजूद है कॉक्स थ्री, और पेरिफेरल में कौन मौजूद है, कॉक्स वन और कॉक्स टू। सही है। तो वो एनसेड जो कॉक्स वन और कॉक्स टू को इनहिबिट करेंगी, उनका जो है वो एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा। सही है। लेकिन वो एनसेड जो कि आपके पास कॉक्स थ्री को इनहिबिट कर रही है, वो एक सेंट्रल है, तो वो एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन एक पेरिफेरल रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन सेंट्रल रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैंने ये बताया कि आपके पास कॉक्स थ्री इनिबिटर भी जो है वो मौजूद है, और कॉक्स थ्री इनिबिटर बेसिकली सिर्फ एनिलीन डेरिवेटिव्स जो है वो बेसिकली कॉक्स थ्री इनिबिटर है, और उनमें जो एक क्लासिकल एग्जांपल है बेसिकली वो है एसिड अमीनोफिन। एसिड अमीनोफिन क्या करती है, वो ब्रेन में जाकर कॉक्स थ्री एंजाइम को जो है वो बेसिकली इनिबिट करती है। और वो किस तरह से इनिबिट करती है, वो जो है वो बेसिकली उसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहने देती है, रिड्यूस होने नहीं देती, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है और टेम्परेचर कम होता है, और मतलब PgE2 नहीं बन पाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर रिस्टोर हो जाता है, और इसी तरह से ये एनर्जेसिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रही होती है। सही है। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली आपके पास कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो आपके पास दोनों एंजाइम्स को तो इनहिबिट कर रही होती हैं, लेकिन वो इरिवर्सिबल मैनर के अंदर इनहिबिट कर रही होती हैं। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि वो कॉक्स वन और कॉक्स टू एंजाइम के ऐसे अमाइनो एसिड्स पे जाके बॉन्ड फॉर्म करती हैं, और वो बॉन्ड जो है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सही है। वो वीक बॉन्ड नहीं होता, वो ऐसा बॉन्ड होता है कि जब तक एंजाइम जो है वो बॉडी में मौजूद रहेगा, जब तक एंजाइम जो है वो क्लियर आउट नहीं हो जाएगा, जब तक एंजाइम खत्म नहीं होगा, जब तक वो उससे बाइंड हो ही रहेंगी। तो वो जो ड्रग्स, वो जो उस एंजाइम की जो है वो एंजाइम की लाइफ तक उससे जो है वो बाइंड रहती हैं, वो ड्रग्स कहलाती हैं इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर्स। और वो ड्रग्स जो कि आपके पास जो है वो हट जाती हैं उस एंजाइम से, तो वो कहलाती है रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। यानी कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगी, तो वो जो है वो बेसिकली आपके पास कॉक्स एंजाइम को छोड़ देंगी, और वो जो है वो बेसिकली कहलाती है रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। जैसे कि आपके पास ये कॉक्स एंजाइम है। सही है। अब उससे आके एक रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर ने उस पे जो है वो बाइंड किया। अब वो कब तक बाइंड रहेगी, जब तक एराकिडोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ नहीं जाए। जैसे ही एराकिडोनिक एसिड बाइंड करेगा, मतलब बढ़ेगा, तो एराकिडोनिक एसिड इस ड्रग के साथ कॉम्पीट करेगा, उस ड्रग को हटा देगा। क्यों? क्योंकि उस ड्रग की वीक बॉन्डिंग है इस कॉक्स एंजाइम से। तो जिनकी वीक बॉन्डिंग होती है और जो हट जाती हैं, जो एंजाइम की लाइफ तक उससे बाइंड होकर नहीं रहती, वो रिवर्सिबल कहलाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपके पास जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लेती हैं कि वो हटती नहीं है, और वो तब तक नहीं हटती जब तक वो एंजाइम जो है वो खत्म ना हो जाए। तो वो कहलाती है इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। तो मैंने यहाँ पे आपको सेलेक्टिविटी के तौर से भी बता दिया, रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी के तौर से भी बता दिया। तो ये इसकी बेसिस पे बेसिकली हम एक एनसेट्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है वो बेसिकली समझ में आया होगा। तो ये जो है वो बेसिकली आपके पास एग्जांपल्स है कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, कौन सी प्रेफरेंशियल है, कौन सी सिलेक्टिव है, कौन सी ड्रग्स हैं जो कि कॉक्स थ्री को इनहिबिट करती हैं, जिनका एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट अच्छा है, लेकिन उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट अच्छा नहीं है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, और सेलेक्टिविटी, नॉन सेलेक्टिविटी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। सही है। अच्छा, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बेसिकली ये पढ़ेंगे किस तरह साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम, किस तरह से एनसिड जो है साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम को बाइंड करती है, किस तरह से जो है वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके जरिए बाइंड करती है, और किस तरह से एक ड्रग सेलेक्टिव कॉक्स टू बन रही है और किस तरह से एक ड्रग नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर बन रही है। ये डिपेंड करता है उस एंजाइम के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं वो कितना फेवर कर रहे हैं ड्रग को, और उस ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है कि वो दोनों तरफ जा सकती है या सिर्फ एक ही एंजाइम तक रह सकती है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और आप जो है वो मजीद पढ़ने के लिए फॉलो कर सकते हैं विल्सन एंड ग्रिसफोल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक को, और फोइस इस मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक को। इसके अलावा आप डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल से भी जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिसर्च आर्टिकल से भी डेटा जो है वो ऐड किया है। अच्छा,
एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं, वो जो है वो बेसिकली आपके पास तब तक जो है वो बाइंड करती हैं जब तक जो है वो बेसिकली एंजाइम जो है वो नया एंजाइम जो है वो बनकर रिप्लेस ना हो जाए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एस्प्रिन की। एस्प्रिन क्या करती है, प्लेटलेट के ऊपर जो कॉक्स एंजाइम मौजूद होता है जो कि थ्रोम्बोक्सिन बनाने में मदद करता है, वो उससे जाके बाइंड करती है और उसको जो है वो इरिवर्सिबली जो है वो ब्लॉक कर देती है। अब जब तक प्लेटिलेट की शेल्फ लाइफ है, जब तक जो है वो प्लेटिलेट की लाइफ है, जब तक प्लेटिलेट की लाइफ है, प्लेटिलेट की लाइफ 8 से 10 दिन तक होती है, जब तक ये एस्पिरिन जो है वो बेसिकली आपके पास उससे बाइंड रहती है, या फिर जब तक जो है वो नया कॉक्स आके जो है वो रिप्लेस नहीं करता, जो कि 6 से 12 घंटे में रिप्लेस करता है, जब तक जो है वो बेसिकली नया कॉक्स आके रिप्लेस नहीं करता, जब तक जो है वो बेसिकली ये उससे बाइंड रहती है और अपना इफेक्ट जो है वो इसका परसिस्टेंट लगता है। लेकिन रिवर्सिबल वालों का साथ ऐसा नहीं होता। रिवर्सिबल क्या करती है, बेसिकली जैसे ही सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो अपनी जगह छोड़ देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बाइंडिंग ऑफ एनसाइड्स विद कॉक्स एंजाइम जो है वो देखेंगे।